हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग देख रहे हैं हमारे जीएसटी का, सीए इंटर जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 9 पेमेंट ऑफ टैक्स इसका रिवीजन देखेंगे। देखो, चैप्टर जो है, चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन याद रखने के पॉइंट्स है। एक एक आराम से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर रिवीजन। पेमेंट ऑफ टैक्स, पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो देख लेते हैं। पहला है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स का सवाल नहीं उठता। मीन्स सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड, यूनियन टेरिटरी tax charged on any supply of goods or service or both made to him and includes। क्या है? अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स किया है या कोई सप्लाई ऑफ सर्विस किया है किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये जो भी टैक्स इसमें जो भी टैक्स इंक्लूड होगा, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, कोई भी टैक्स हो, ये सारे जो है आपके इनपुट टैक्स का पार्ट बनेंगे। ये सारे आपके इनपुट टैक्स का पार्ट बनेंगे। ठीक है, और इनके अलावा क्या क्या इंक्लूड होता है इनपुट टैक्स में? एक तो जो आईजीएसटी आप पे करते हो इंपोर्ट पे, जो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो आईजीएसटी चार्ज हो रहा है वो। इसके अलावा आप सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट या फिर आईजीएसटी एक्ट, इनमें कोई भी टैक्स पे करोगे वो सारे जो है आपके इनपुट टैक्स का पार्ट बनेंगे। बट 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 डज नॉट इंक्लूड टैक्स विच इज पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 262। अगर कॉम्पोजिशन लेवी कौन सा था अपना? सेक्शन नंबर 10। इसमें अगर कोई टैक्स पे किया जा रहा है तो वो इनपुट टैक्स का पार्ट नहीं बनता है। इसके अलावा ऑल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, कोई आईजीएसटी आप पे कर रहे हो ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कोई भी और टैक्स आप पे कर रहे हो, कोई और अमाउंट आप पे कर रहे हो अंडर सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, सब कुछ इनपुट टैक्स का आपका पार्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या है और क्या एक्सक्लूड करता है? आउटपुट टैक्स मीन्स जीएसटी चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो टैक्सेबल सप्लाई है आपका गुड्स का, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस का, उस पे जो जीएसटी चार्ज हो रहा है वो कौन करेगा? एक टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी चार्ज करेगा, या फिर कोई एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन। इस टैक्सेबल पर्सन का कोई एजेंट होगा अगर, वो भी जो है वो जीएसटी चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो वो जो है वो आपके आउटपुट टैक्स का पार्ट बनेगा। लेकिन आरसीएम में जो आप टैक्स पे करने वाले हो, टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर आउटपुट टैक्स। आरसीएम वाला चार्ज आउटपुट टैक्स का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑथोराइज्ड बैंक? ऑथोराइज्ड बैंक क्या होता है? आप जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया जाता है, ये कैसे पे करोगे? कोई तो बैंक में तो गवर्नमेंट इस बैंक को ऑथोराइज करती है। गवर्नमेंट इस बैंक को ऑथोराइज करती है कि भाई बैंक, तुम मेरे बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन करो। गवर्नमेंट ने किसी बैंक को ऑथोराइज किया जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन करेगा फ्रॉम पर्संस और फ्रॉम इंडिविजुअल हुएवर, वो जो बैंक है वो ऑथोराइज्ड बैंक है। ठीक है, पेमेंट्स टू बी मेड इन जीएसटी रिजिम, कौन से पेमेंट होते हैं? फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है
जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा मतलब सेम स्टेट में है, सेम स्टेट महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही जो सप्लाई हो रहा है, क्या कौन सा टैक्स पे करोगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज टू बी पेड। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से राजस्थान में सप्लाई किया जा रहा है, तो आईजीएसटी इज टू बी पेड हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमने देखा था आईजीएसटी इज सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी and wherever applicable you have to pay interest, penalty, fees and any other amounts also to be paid। ठीक है, इंट्रा स्टेट में आप सीजीएसटी एसजीएसटी पे करोगे, इंटर स्टेट में आप आईजीएसटी पे करोगे। इनके अलावा जहां भी एप्लीकेबल है आपको इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस ये सब पे करनी पड़ेगी। ठीक है, की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस, कौन किसका पेमेंट? जीएसटी का। जीएसटी का जो पेमेंट करना है उसके की फीचर्स क्या है? फीचर्स या आप बोल सकते हो ये कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं जो जीएसटी पेमेंट प्रोसेस के क्या क्या बेनिफिट्स है या क्या क्या की फीचर्स है हम देखेंगे, एक एक देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैन्युअली प्रिपेयर्ड चालान। क्या बोल रहे हैं कि आपको जीएसटी अगर पे करना है तो एक इलेक्ट्रॉनिकली चालान जनरेट होता है। अगर कोई चालान आपने मैन्युअली प्रिपेयर किया है, वो मैन्युअली प्रिपेयर्ड चालान एप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं लेगी गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान ही आप का यूजफुल रहेगा फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। फैसिलिटेशन फॉर टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मॉडल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या है जो टैक्स पेयर है उनको फैसिलिटी दी गई है, क्या फैसिलिटी दी गई है? आप कहीं पे भी कभी भी हैसल फ्री मतलब बिना कोई दिक्कत के टैक्स पे कर सकते हो गवर्नमेंट को। कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट करना है वही कहीं पे भी कैसे भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करना है। रियल टाइम डेटा फॉर टैक्स कलेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर रही है उसका रियल टाइम डेटा आपके पास में अवेलेबल रहेगा इन 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 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। आपको कोई पेजेस, कोई बुक्स, कोई नोटबुक्स कुछ भी आपको जो है आपके पास रखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल रहेगा। फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू गवर्नमेंट अकाउंट, आप जो ऑथोराइज्ड बैंक में पेमेंट करते हो टैक्स का, वहां से वो ऑथोराइज्ड बैंक गवर्नमेंट अकाउंट में वो अमाउंट जो है ट्रांसफर कर देती है। फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए तो रेवेन्यू ही हो गया, टू गवर्नमेंट अकाउंट। पेपरलेस ट्रांजैक्शन से पेपर का कोई काम नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक मोड है। स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक रहने की वजह से आपका जो अकाउंटिंग है या जो रिपोर्टिंग आपको करनी है वो फास्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिलेशन ऑफ ऑल द रिसिप्ट्स। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक्स, बैंक्स के लिए भी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो गया है, बैंक्स को भी ज्यादा झंझट झमेला करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। और वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान, डिजिटल चालान की वेयर हाउसिंग हो जाती है। ये कुछ की फीचर्स है या आप बोल सकते हो कुछ बेनिफिट्स है काय के? पेमेंट प्रोसेस के। कौन से पेमेंट के? जीएसटी पेमेंट के। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बातें। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जिसको ई कैश लेजर भी बोलते हैं, क्या है? ई कैश लेजर एक अकाउंट है वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिट्स और रिसिप्ट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स लाइबिलिटीज आर मेंटेन। जैसे हम अकाउंट्स में आप लेजर बनाते हो, अकाउंट्स में आप लेजर बनाते हो, राइट? ठीक है, लेजर सबको पता है अकाउंट्स में जो आप बनाते हो। वैसे ही जीएसटी में आपके ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ऐसे ये कुछ लेजर्स और रजिस्टर्स जीएसटी में भी है। ई कैश लेजर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो है जहां पे आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे या रिसिप्ट आपको आएगी, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे या अगर आपको कोई कैश रिसिप्ट रहेगी वो आएगी, वो आपके जो है क्रेडिट साइड में दिखेगी ई कैश लेजर के, क्योंकि आपने डिपॉजिट एक तो किया है मतलब जमा किया वहां पे पैसा, या कहीं से कैश रिसिप्ट वहां पे आई और आपका
क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड दिखेगी, जहां आप पेमेंट करोगे, जहां आप पेमेंट करोगे। कोई भी अगर आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूजीएसटी, सेस इनकी रिसिट हो रही है, कैश रिसिट हो रही है, या आप डिपॉजिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, या फिर कोई टीडीएस, टीसीएस अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वो सब कुछ आपका जो है डेबिट साइड में, आई एम सॉरी ये डेबिट रहना चाहिए, वो सब कुछ आपका डेबिट साइड में दिखेगा, राइट। ये सारे आपका पैसा जो अवेलेबल है आपके पास ई कैश लेजर में वो है, ठीक है। चाहे आपने ये डिपॉजिट किया हो, चाहे आपने ये रिसीव किया हो कहीं से, ठीक है। ई कैश लेजर, ये जो पैसा आपके पास अवेलेबल है, आप इससे पेमेंट करोगे। क्या पेमेंट करोगे? टैक्स का, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या सेस, ठीक है, टैक्स का पेमेंट करोगे, या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, या फिर कोई अदर अमाउंट। अगर आपको कोई इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी एप्लीकेबल हो रही है पेमेंट करने के लिए वो, या कोई भी और अमाउंट, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करोगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आरसीएम लाइबिलिटी जो होती है आपकी, आरसीएम लाइबिलिटी, आरसीएम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे किया जाता है। क्रेडिट लेजर से आप कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी पेनाल्टी, कोई भी फीस, कोई भी अदर अमाउंट, या फिर आरसीएम की लाइबिलिटी का पेमेंट आप क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो सिर्फ आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, भले ही वो आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, सेस हो, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी है वो पे करने के लिए ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो। बाकी ये जो सारे अमाउंट्स है इंक्लूडिंग आरसीएम लाइबिलिटी, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। क्रेडिट लेजर इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है, अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हमने क्या देखा? जो भी कैश रिसीट्स है या डिपॉजिट्स है जो आपके कैश लेजर में आ रही है, जो आपके कैश लेजर में आ रही है, तो आप कैसे अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो कैश लेजर में? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। क्या कोई लिमिट है? क्या कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यस, विदाउट एनी लिमिट। यूपीआई के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, विदाउट एनी लिमिट आप कैश लेजर में डिपॉजिट कर सकते हो। ओवर द काउंटर अगर आपको पेमेंट करना है, ओवर द काउंटर पेमेंट अगर आपको करना है, तो यहाँ पे आपको लिमिट दे दी गई है 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड। एक टैक्स पीरियड में, एक चालान में आप 10,000 रुपए से ज्यादा ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है जो हम नीचे देखेंगे, जहां ये जो 10,000 वाली लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं है। इन उन कंडीशंस के अलावा अगर ओवर द काउंटर पेमेंट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, आपको जो है 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड आपको लिमिट लगाई गई है, ठीक है। और ये सब पेमेंट आप कैसे करोगे? एक फॉर्म है PMT-06, वो फाइल करोगे, मेड ओनली थ्रू ऑथोराइज बैंक, जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, ओनली थ्रू ऑथोराइज बैंक आप ये पेमेंट जो है वो कर सकते हो बाय फाइलिंग अ फॉर्म PMT-06, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले तो देख लेते हैं कि बैलेंस जो है, इफ एनी ई कैश लेजर विल बी कैरीड फॉरवर्ड और रिफंडेड। सपोज आपका जो ई कैश लेजर है, ठीक है, आपका जो ई कैश लेजर है उसमें 100 रुपीज बैलेंस है, 100 रुपीज बैलेंस है, ठीक है। आपने क्या किया? 80 रुपीज पेमेंट कर दिया। क्या किया? पेमेंट ऑफ कोई टैक्स या कोई भी अमाउंट आपने 80 रुपीज पे किया हो। कितना? 80 रुपए। तो आपके पास में अब बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा आपके पास में? 20 रुपीज बैलेंस अमाउंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो ये 20 रुपीज क्या आपके गए? नहीं गए। ये 20 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे, आपके पास वापिस आ जाएंगे, या तो फिर आप इनको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो,
एक तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे या ये रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। It may be noted that the restriction for deposit up to 10,000 rupees per challan in case of over-the-counter payment will not apply to deposits to be made by whom? To be made by whom? हमने देखा ये जो ओवर द काउंटर पेमेंट 10,000 रुपए का जो लिमिट है पर चलान पर टैक्स पीरियड, ये इन 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, 10,000 रहो, 20,000 रहो, 30,000 रहो, कितना भी रहो, ठीक है। क्या कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपॉजिट टू बी मेड बाय पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर इन दिस बिहाफ। अगर कमिश्नर ने बोल दिया कि आपको इतना इतना अमाउंट ओवर द काउंटर पेमेंट करना है, तो आपको करना पड़ेगा, भले ही वो 10,000 से ज्यादा हो। नो लिमिट विल बी एप्लीकेबल हियर, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर authorized to recover outstanding dues from any person whether he is registered or not, including recovery which is made through attachment of sale of movable immovable property। कोई ऑफिसर है, कोई प्रॉपर ऑफिसर या फिर कोई भी और ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड है, उसको अथॉरिटी दी गई है कि भाई ये जो ऑफिसर है ये जो है रिकवर कर सकता है लोगों से अमाउंट टैक्स का। अगर किसी अथॉरिटी नहीं दी है किसी ऑफिसर, तो क्या वो बोलेगा तो आप कर दोगे? नहीं। जो ऑथोराइज्ड प्रॉपर ऑफिसर है या कोई भी और दूसरा ऑफिसर है, वो ऑथोराइज्ड है टू रिकवर योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन। तो अगर वो ऑफिसर आपको बोलेगा कि आपको 15,000 पे करना है, तो क्या ये 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल है? यहाँ पे नहीं है। अगर ऑफिसर बोल रहा है यू हैव पे, ठीक है। Proper officer or any other officer authorized for amounts collected by way of cash, check or demand draft during any investigation or enforcement activity or any ad hoc deposit। ये लोग क्या बोल रहे हैं? अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर या कोई भी और दूसरा ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, अगर आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर उस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या फिर कोई एनफोर्समेंट एक्टिविटी हो रही है, उस इन्वेस्टिगेशन उस एनफोर्समेंट के वक्त अगर आपको ऑफिसर बोल रहा है कि आप पेमेंट करना पड़ेगा ओवर द काउंटर, तो आपको करना पड़ेगा। नो लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज विल बी एप्लीकेबल हियर, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, स्पेशल पेमेंट मोड फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम ऑफ स्विफ्ट नेटवर्क। ये जो ई कैश लेजर है, इसमें एक स्पेशल पेमेंट मोड फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग भी अवेलेबल है, जो कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम ऑफ स्विफ्ट नेटवर्क है, ठीक है। आप जो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, सपोज मैं हूं, ठीक है, मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आज मैंने पेमेंट कर दिया, आज क्या डेट है? 19 मई 2026, ठीक है। आज अगर मैंने पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, तो क्या आज की जो तारीख है वही डेट ऑफ डिपॉजिट मान ली जाएगी क्या? नहीं, वो आपकी डेट ऑफ डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी। आप अगर कोई चेक दे, सपोज मैंने कोई चेक दिया, तो जिस दिन मैंने चेक प्रेजेंट किया, क्या वो जो डेट है वो डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स मानी जाएगी? नहीं। मैंने जो जिस दिन पेमेंट किया, आज पेमेंट किया है 19 मई को, तो क्या आज की डेट जो है वो डेट मान ली जाएगी क्या कि ये डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स अमाउंट है? नहीं। जिस दिन गवर्नमेंट को वो रिसीव हुआ, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट बाय डेबिट ऑफ कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, वो जो दिन है उसको मान लिया जाएगा कि ये डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज है। जिस दिन आपने तो ऑथोराइज बैंक में पेमेंट कर दिया, ऑथोराइज जो बैंक है पेमेंट कर दिया, जिस दिन गवर्नमेंट अकाउंट में ये जो आपका टैक्स अमाउंट है ये रिसीव हुआ, उस दिन मान ली जाएगी कि ये डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज है। डेट ऑफ पेमेंट आपने कौन से दिन पे किया हो या आपने कौन से दिन चेक प्रेजेंट किया हो, डजेंट मैटर। गवर्नमेंट के पास पैसा कब पहुंचा वो मैटर करता है। अगेन इंपॉर्टेंट, जीएसटी में कुछ मेजर हेड्स है और कुछ माइनर हेड्स है। मेजर हेड्स कौन से है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, यूटीजीएसटी, ये सारे जो है ये मेजर हेड्स है। और कुछ इन सबका
इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इन सब में 5 माइनर हेड्स है। कौन से? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी और कोई अदर अमाउंट। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, कोई अदर अमाउंट, ये सारे, ये पांच आईजीएसटी में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी, अदर। वैसे ही सेम सीजीएसटी, सेम एसजीएसटी, सेम यूटीजीएसटी, सेम सेस, सब में 5 माइनर हेड्स है। ईच ऑफ दीज मेजर हेड्स हैव 5 फॉलोइंग माइनर हेड्स। ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो है ये मेजर है और माइनर हेड्स है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज पॉसिबल। आपके पास में आईजीएसटी अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आईजीएसटी के टैक्स हेड में आपका, देखो मैं आपको समझाती हूँ। एक है आपका मेजर हेड आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी में जो माइनर हेड है, आईजीएसटी में जो माइनर हेड है, समझो इंटरेस्ट वाला हेड, समझो इंटरेस्ट वाला हेड को। अब आपको, आपके पास में इधर पैसा अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में पैसा अवेलेबल है। आपको बोला जा रहा है कि आपको सीजीएसटी में इंटरेस्ट पे करना है। आपको बोला जा रहा है कि आपको सीजीएसटी में इंटरेस्ट पे करना है। सीजीएसटी हेड में पैसा ही नहीं है ही नहीं वहां पे अवेलेबल अमाउंट कोई। लेकिन आपके आईजीएसटी के हेड में, आईजीएसटी के हेड में अमाउंट अवेलेबल है जो आप सीजीएसटी में पे कर सकते हो। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ एनी फंड अक्रॉस मेजर और माइनर हेड, इनके बीच में क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, आप कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड। इट इज इम्पोर्टेंट। दिस फिनिशेस योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है? इट इज यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, दैट इज जीएसटी ओनली। मतलब कोई भी इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी, कोई भी अदर ड्यूज या फिर आरसीएम आप क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते। जो मैंने आपको ऊपर भी सिखाया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। मतलब जो जीएसटी आपको पे करना है वो क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी आप नहीं पे कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। अंडरस्टूड? ठीक है। The input tax credit as self-assessed by a registered person in return shall be credited to his e-credit ledger account। क्या बोल रहे हैं? जो आईटीसी आपका होता है, जो आपका आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि सेल्फ असेस्ड होता है। जीएसटी लॉ में आपको आपका आईटीसी, आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी सब सेल्फ असेस, खुद से असेस करनी होती है। ठीक है, जीएसटी इज सेल्फ असेस्ड। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ऑल्सो सेल्फ असेस्ड। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एज सेल्फ असेस्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिटर्न शैल बी क्रेडिटेड टू हिज ई क्रेडिट लेजर अकाउंट। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका जो आईटीसी बैलेंस है वो दिखेगा, ऐसा बोल रही है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये हमने इसके पहले के चैप्टर्स में भी देखा था। मैं फिर से यहाँ पे ये आपको बताती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। के पास में आईजीएसटी का आईटीसी पेमेंट है, सीजीएसटी का भी आईटीसी है, एसजीएसटी यूटीजीएसटी का भी आईटीसी है। तो क्या आप ये आईटीसी जो है वो टैक्स पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट। ठीक है, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है किसका? आईजीएसटी का, वो उसका ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या रहेगा? सबसे पहले आप आईजीएसटी का आईटीसी, आईजीएसटी का टैक्स पे करने के लिए ही यूज करोगे। जो आईटीसी आपका आईजीएसटी का अवेलेबल है वो सेम आईटीसी आप आईजीएसटी का पहले यूटिलाइज करोगे आईजीएसटी के पेमेंट के लिए। जब वो हो जाएगा उसके बाद आप उसको एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी कोई भी ऑर्डर में, कोई भी प्रपोर्शन में यूज कर सकते हो। अगर कोई बैलेंस यहाँ पे बच जाता है उसके बाद तो आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी का टैक्स पेमेंट के लिए यूज करोगे। उसके बाद बैलेंस बच गया तो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर यूज कर सकते हो। सिमिलरली जो सीजीएसटी है उसका क्रेडिट आप पहले सीजीएसटी पे करने के लिए यूज करोगे, उसके बाद आप आईजीएसटी पेमेंट के लिए यूज करोगे। ठीक है, सेम एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो है सबसे पहले आप यूज करोगे फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी।
वो होने के बाद आप पेमेंट करोगे आईजीएसटी का। ठीक है। ITC of IGST to be completely exhausted first mandatorily। ये क्या बोल रहे हैं? पहले आपको ये IGST का जो ITC है कंप्लीटली आपको पहले एग्जॉस्ट करना पड़ेगा मैंडेटरीली। ये खत्म होने के बाद सपोज इसमें 100 रुपए थे, आपने 80 रुपीज IGST पे कर दिया, ठीक है, बचा कितना 20। अब ये 20 आप CGST, SGST, UTGST काय में भी लगा दो, पे कर दो, ठीक है। जब ये 20 आपने पे किया, यहाँ पे जो अमाउंट नील हो गया, इसके बाद ही आप CGST, SGST, UTGST का जो ITC है वो यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट बात, ITC ऑफ CGST हैव टू बी यूटिलाइज फुल्ली बिफोर यूटिलाइजिंग ऑफ SGST पेमेंट ऑफ IGST। सेम 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 जैसे ITC जो IGST का पहले होना चाहिए तो ही आप CGST का यूज कर सकते हो, उसके बाद CGST का पूरा ITC एग्जॉस्ट होना चाहिए तो ही आप जो है SGST UTGST का ITC यूज कर सकते हो। ये लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जो CGST और SGST UTGST का क्रेडिट है, कौन सा, CGST और SGST UTGST का, इनका आप आपस में क्रॉस क्रेडिट नहीं यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब पहले आप CGST का CGST में यूज करोगे, IGST में करोगे, क्या आप SGST में कर सकते हो? नहीं। सिमिलरली SGST UTGST का आप SGST UTGST में करोगे, उसके बाद IGST में करोगे, क्या आप इसको CGST में यूटिलाइज कर सकते हो? नहीं। इनका क्रॉस क्रेडिट आपस में अलाउड नहीं है जीएसटी में, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ई कैश लेजर डन, ई क्रेडिट लेजर डन। अब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या है? ऑल द लाइबिलिटीज, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है, चाहे टैक्स हो, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस एक्सेट्रा, शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन ई लाइबिलिटी रजिस्टर। यार आप इतनी सारी लाइबिलिटी पे कर रहे हो, कहीं तो रिकॉर्ड रहना चाहिए ना, कहीं तो मेंटेनेंस रहना चाहिए। तो सब कुछ आपका जो ई लाइबिलिटी रजिस्टर है वहां पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ ई लाइबिलिटी रजिस्टर, डेबिट क्या क्या होगा, क्रेडिट कहाँ से होगा, डेबिट क्या क्या होगा, क्रेडिट कहाँ से होगा? अगर कोई अमाउंट है पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, फीस एक्सेट्रा, या फिर कोई इंटरेस्ट है या फिर कोई अदर ड्यूज है, तो आपका जो कैश लेजर है वहां से आप इसका पेमेंट करोगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो आप सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए यूटिलाइज करोगे। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन, मैं हूं, ठीक है, AB, मुझे टैक्स लाइबिलिटी मेरी जो है डिस्चार्ज करनी है, मेरी टैक्स लाइबिलिटी मुझे पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो मैं किस ऑर्डर में टैक्स लाइबिलिटी पे करूंगी? सबसे पहले मेरे पास अगर कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड का मेरे पास अगर कोई कोई भी अमाउंट सेल्फ असेस टैक्स हो या फिर कोई अदर ड्यूज हो रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, सबसे पहले मैं वो पे करूंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जो भी मेरी लाइबिलिटी होगी रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड, वो मैं पे करूंगी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है एनी अदर ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमाइन अंडर सेक्शन 73, 74, 74A। इसके अंदर सेक्शन 73, 74, 74A में जो भी आपको अमाउंट डिमांड किया जाएगा वो आप पे करोगे। सेक्शन नंबर 73, 74, 74A नॉट एप्लीकेबल एट इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको, सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि क्या सबसे पहले आप टैक्स लाइबिलिटी, आपकी जो लाइबिलिटी है प्रीवियस टैक्स पीरियड की अगर कोई है तो वो पे करोगे, उसके बाद लाइबिलिटी आप पे करोगे करंट टैक्स पीरियड की। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अगर कोई आपको 73, 74, 74A इन सेक्शंस में कोई अमाउंट डिमांड किया गया है तो उसके बाद आप पे करोगे। ठीक है। अब मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर एंड बाय डेबिट ऑफ कैश लेजर। ठीक है। क्या है, थ्रू डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर मेंटेन ऑन कॉमन पोर्टल ओनली टैक्स कैन बी पेड। सेम चीज है, सिर्फ आप टैक्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो,
लेकिन पेमेंट कैन बी मेड इन कैश बाय डेबिटिंग कैश लेजर ऑफ टैक्स पेयर मेंटेन ऑन कॉमन पोर्टल। कैश में आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो। देखो इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट, सर्टन लाइबिलिटी टू बी पेड थ्रू कैश लेजर ओनली। ये जो लाइबिलिटीज है आप सिर्फ कैश लेजर से ही पे करोगे। आप इनको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते। कौन सा टीडीएस, टीसीएस, आरसीएम, कॉम्पोजिशन लेवी में कोई टैक्स पे करना है तो, या कोई इंटरेस्ट पेनाल्टी फीस, या तो फिर कोई अदर ड्यूज, एनी अदर ड्यूज, एनी अदर ड्यूज, टीडीएस, टीसीएस, आरसीएम, कॉम्पोजिशन लेवी, इंटरेस्ट पेनाल्टी फीस, ये सारे क्रेडिट लेजर से नहीं जाएंगे, कैश लेजर से ही जा सकते हैं। ठीक है। रिफंड जो है ऑफ एक्सेस बैलेंस, आपके कैश लेजर में या आपके क्रेडिट लेजर में कोई रिफंड कोई एक्सेस बैलेंस बचा है तो क्या उसका रिफंड होता है? हाँ होता है। जो कैश लेजर है उसका तो आपको इमीडिएटली अलाउ हो जाएगा। आपको बस क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म RFD 01। RFD 01 जब आप फाइल करके दोगे तो आपका कैश लेजर का रिफंड आपको इमीडिएटली उसी मोमेंट पे मिल जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट लेजर होता है उसका रिफंड हर केस में इमीडिएटली नहीं मिलता। सिर्फ ये दो केसेस है। आईटीसी ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, हमने जीरो रेटेड सप्लाई क्या है वो पढ़ा हुआ है। फर्स्ट एसईजेड रिलेटेड सप्लाई जो आप करते हो टू एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर, या फिर आप जो एक्सपोर्ट करते हो ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, वो आपका जो है जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। ठीक है, ये दो चीजें तो इनका जो आईटीसी है वो, और इन्वर्टेड ड्यूटी रेट विच इज डिस्कस डिटेल इन रिफंड चैप्टर। इन्वर्टेड ड्यूटी रेट, क्या ये रिफंड चैप्टर आपके लिए है? नहीं, ये फाइनल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है। ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इनका जो रिफंड है ई क्रेडिट लेजर में आपको मिल जाएगा। इनके अलावा जो है आपको इमीडिएटली क्रेडिट लेजर में रिफंड नहीं मिलते हैं। ठीक है। कैश लेजर का रिफंड आपको इमीडिएटली अलाउड है। ठीक है। ट्रांसफर बिटवीन ओन ई कैश लेजर, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर बिटवीन ट्रांसफर यूजिंग फॉर्म PMT 09 अमाउंट बिटवीन डिफरेंट मेजर एंड माइनर हेड्स विद इन ई कैश लेजर ऑफ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सेस। खुद के ही कैश लेजर में, डिफरेंट ई कैश लेजर में क्या आप अमाउंट इधर से उधर से इधर ट्रांसफर कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी? यस यू कैन। एनी ट्रांसफर बिटवीन एनी हेड इज अलाउड, यू कैन डू दैट। ठीक है। ट्रांसफर बिटवीन ई कैश लेजर ऑफ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन PMT 09 क्या है? मैं हूं AB, एक है VB। ठीक है। हम दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। हम दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो क्या मेरा जो ई कैश लेजर है, मेरा किसका, AB का जो ई कैश लेजर है और VB का जो ई कैश लेजर है, क्या हम इधर से इधर अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? अलाउड है क्या? Registered person can also transfer any amount in any major or minor heads of IGST और CGST। हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ABVB कैन ट्रांसफर, बट सिर्फ IGST और CGST, SGST, UTGST का ट्रांसफर in any heads in between the heads of deemed distinct person is not allowed। Transfer of major and minor heads of SGST or UTGST between DDP, deemed distinct person, is not allowed। deemed distinct persons जो है वो ट्रांसफर ऑफ मेजर और माइनर हेड्स कर सकते हैं ऑफ IGST और CGST, SGST का, UTGST का नॉट अलाउड। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट वी विल सी टैक्स पेमेंट बाय चालान। पूरा प्रोसीजर क्या क्या चीज क्या होती है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। What is CPIN, CIN, BRN, EFTP? और ये क्या है ये चीजें? जो CPIN है stands for Common Portal Identification Number. It is created for every चालान which is successfully generated by taxpayer। 14 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का होता है, और वैलिड कितने दिनों के लिए होता है? 15 दिनों के लिए जो CPIN है वो वैलिड होता है। CPIN इज कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। 14 डिजिट का एक नंबर है जो आप जब चालान जनरेट करते हो, चालान क्यों जनरेट की जाती है?
पेमेंट करने के लिए, टैक्स पेमेंट करने के लिए जब इलेक्ट्रॉनिकली आप पोर्टल पे चालान जनरेट करते हो तो एक सीपीआईएन जनरेट होता है। उसके बाद हम देखेंगे सीआईएन। सीआईएन क्या है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 17 डिजिट का होता है, जो बैंक आपको जनरेट करके देती है। जब आप चालान जनरेट करोगे, ठीक है, तो बैंक में ऑथोराइज्ड बैंक जो है वहां पे आप पेमेंट करोगे, तो बैंक जो है वो जनरेट करती है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 17 डिजिट का होता है, जिसमें से 14 डिजिट्स तो सीपीआईएन ही है और खुद के 3 डिजिट बैंक कोड खुद ऐड करती है बैंक। सीपीआईएन के 14 डिजिट प्लस 3 डिजिट बैंक कोड, ऐसे ये 17 डिजिट का होता है। उसके बाद होता है बीआरएन, बैंक रेफरेंस नंबर। ये क्या है? हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोग यूपीआई भी अगर करते होगे तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपको दिखता है। हर ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। तो बीआरएन क्या है? बैंक रेफरेंस नंबर है, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर है गिवन बाय बैंक फॉर पेमेंट्स अगेंस्ट अ चालान। जो आपने चालान के अगेंस्ट पेमेंट की है, आपको बैंक बीआरएन प्रोवाइड करता है, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर होता है। ठीक है। ईएफपीबी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। These are branches of authorized banks which are authorized to collect payment of GST. ईएफपीबी जो है ये ब्रांचेस है ऑथोराइज्ड बैंक की, जिनको ऑथोराइज किया गया है। उन बैंक्स की जो ब्रांचेस है उनको भी ऑथोराइज किया गया है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। आर मैनुअल चालान्स एप्लीकेबल एज अलाउड अंडर erstwhile इनडायरेक्ट टैक्स रीजन? क्या मैनुअल चालान जो है अभी जीएसटी रीजन में अलाउड है क्या? अलाउड है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही चालान जनरेट करनी पड़ेगी, मैनुअल चालान अलाउड नहीं है। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चालान आर देयर? हम लोग देख रहे हैं, हम आईजीएसटी पे कर रहे हैं, सीजीएसटी पे कर रहे हैं, एसजीएसटी पे कर रहे हैं, सेस पे कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट, कोई फाइन, कोई पेनाल्टी पे कर रहे हैं। तो क्या हर चीज के लिए अलग चालान है? नहीं। There is a single challan prescribed for all taxes, fees, penalty, interest और other payments. सिंगल चालान है सबके लिए, आपको कोई अलग अलग पेमेंट नहीं करनी है। कुछ दूसरे एस्पेक्ट है जो देखते हैं। एनी पर्सन और पर्सन ऑन हिज बिहाफ, सपोज मैं या मेरे बिहाफ पे कोई कैन जनरेट अ चालान इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो कि PMT 06 है, एंड एंटर द डिटेल्स ऑफ अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय हिम टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस और अदर अमाउंट। मैं या मेरे बिहाफ पे कोई भी चालान जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। ई चालान वैलिडिटी इज 15 days. The mandate obtained from making payment has to be submitted in the bank. The validity of mandate is 15 days. जब मैं इलेक्ट्रॉनिकली चालान जनरेट करती हूँ पोर्टल पे, तो एक मैंडेट मिलेगा। वो मैंडेट जो है आपको बैंक में सबमिट करेगा करना पड़ेगा। इट इज टू बी सबमिटेड इन द बैंक। कितने दिन के लिए वैलिड होता है वो मैंडेट? वो मैंडेट जो होता है 15 डेज के लिए वैलिड होता है। ठीक है। ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द कंसर्न्ड state or central government accounts, CIN will be generated by collecting bank, which will be indicated in the चालान। ये लोग क्या बोल रहे हैं? जब आप पे करोगे बैंक को, ठीक है, बैंक जो है फिर जो गवर्नमेंट अकाउंट है वहां ट्रांसफर होगी। जब जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट है वहां पे सक्सेसफुली अमाउंट पहुंच जाएगा, उसके बाद CIN जनरेट होता है। CIN is to be generated by collecting bank। जो कलेक्टिंग बैंक है, जहां आपने पेमेंट किया रहेगा, जिसने कलेक्ट किया रहेगा टैक्स, वो बैंक CIN जनरेट करेगी, विच विल बी इंडिकेटेड इन द चालान। जो आपके चालान में दिखेगा वो CIN। ठीक है। ऑन रिसिट ऑफ CIN, जब आपको CIN मिल गया, द सेड अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू ई कैश लेजर। उसके बाद वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट आपको दिख जाएगा और उस बिहाफ द डिपॉजिट इज मेड। अगर जनरेट नहीं हुआ तो क्या? जनरेट हो गया तो आपको तो ई कैश लेजर में आपका अमाउंट दिख जाएगा, लेकिन अगर जनरेट नहीं हुआ, बैंक ने किया है, कुछ इशू हुआ, जनरेट नहीं हुआ CIN, आफ्टर मेकिंग पेमेंट एंड सबमिशन ऑफ मैंडेट फॉर्म और वेयर आफ्टर जनरेशन इट हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन कॉमन पोर्टल। जनरेट नहीं हुआ या जनरेट हो गया है लेकिन आपको कॉमन पोर्टल जो जीएसटी पोर्टल है वहां पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? जीएसटी PMT 07 जो फॉर्म है, PMT 07, आप वो फाइल कर सकते हो। उसमें एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो प्रिस्क्राइब फॉर्म में। कौन सा प्रिस्क्राइब फॉर्म? जीएसटी PMT 07, और बोल सकते हो कि भाई मुझे जो है मेरा CIN नहीं दिख रहा है। ठीक है। ये तो देखा कि बैंक ने जनरेट किया है CIN, कुछ इश्यू की वजह से आपको नहीं दिया, लेकिन नहीं दिख रहा। लेकिन अगर
बैंक फेल हो गए, बैंक ने सीआईएन जनरेट ही नहीं किया, तो क्या बैंक ने किया ही नहीं, तो क्या आप जो है आरबीआई की जो ई स्क्रोल बेसिस, ई स्क्रोल है जो आरबीआई का, आप वहां जा सकते हो और वहां जाके बता सकते हो कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया है। कैसे बताओगे आप ये? PMT 06 से। ठीक है। डेट ऑफ क्रेडिट इनटू ट्रेजरी ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी डेट ऑफ डेबिट इन ई कैश लेजर। पर भी जैसे हमने देखा, जब जब गवर्नमेंट अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है, वो जो डेट है आपकी ई कैश लेजर की डेबिट अमाउंट मानी जाएगी। आपने पेमेंट कोई भी देखिए दिन किया होगा, जब गवर्नमेंट को पैसा पहुंचा वो ही दिन आपका पेमेंट वाला डेट माना जाएगा। एनी अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 50 एंड 51 दैट इज टीडीएस या फिर टीसीएस claimed by a registered taxable person from whom said amount was deducted or collected shall be credited into e-cash ledger। क्या बोल रहे हैं? जो आपका टीडीएस का पेमेंट है या टीसीएस का पेमेंट है, ये भी आपके ई कैश लेजर में आपको दिख जाएगा, ये भी आपके ई कैश लेजर में आपको दिख जाएगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको ई कैश लेजर में लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ तो ई कैश लेजर में गलत है, कोई डिस्क्रिपेंसीज आप नोटिस कर रहे हो, आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे किसको? ऑफिसर को, जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में, जिस प्लेस पे आप हो, आपके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी ऑफिसर है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे मेरे ई कैश लेजर में कुछ तो गलती लग रही है, कुछ तो गलत लग रहा है। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक पेमेंट थ्रू ई कैश लेजर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड थ्रू कॉमन पोर्टल। जो जीएसटी पोर्टल है उस पे एक टिन टिन टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जनरेट होता है। तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको टैक्स पे करना है, वो टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके टैक्स पे करेगा। ठीक है। दिस फिनिशेस योर चालान वाला पार्ट। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, देखो मैं आपको बताती हूँ। हम्म, ठीक है। सपोज अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है, अरे अरे, अभी चल रहा है मई 2026। तो जो मई मंथ का लाइबिलिटी है, जीएसटी लाइबिलिटी है, वो आपको कब पे करनी पड़ेगी? मई मंथ की जो जीएसटी लाइबिलिटी है वो आपको पे करनी पड़ेगी 20 जून 2026। आपको यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अब मैंने क्या किया 20 जून को मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, मतलब मैंने जीएसटी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को नहीं दी, तो मुझे 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 यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कौन से रेट पे? इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। पर एनम 18% इंटरेस्ट लगेगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ डे वाइज बेसिस। डे वाइज बेसिस पे ये इंटरेस्ट जो होता है कैलकुलेट होता है। बताती हूँ, देखो मैंने सपोज एग्जांपल हम समझते हैं। क्या एग्जांपल? मैंने जो रिटर्न है, जो जीएसटी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे की, वो मैंने की 26 जून को। 26 जून 2026। ड्यू डेट क्या थी? 20 जून। मैंने कब पे किया? 26 जून को। मुझे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना था, हम ऐसे इधर इधर भी लिख लेते हैं। ठीक है। 100 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को पे करना था। कब करना था? ड्यू डेट तो 20 जून थी, मैंने कब किया? 26 जून को। तो ये जो 100 रुपीज जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना था, पता नहीं क्या इशू दे रहा है, आई एम रियली सॉरी। ये जो 100 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को पे करना था, इस पे अब मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए तो मैं दूंगी, टैक्स लाइबिलिटी वो तो दूंगी, प्लस मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे? मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को 100 रुपीज पे। 100 रुपीज पे 18%, 18% पर एनम मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि डे वाइज बेसिस पे कैलकुलेट होता है। 365 डेज होते हैं। मैंने कितना डिले किया? 6 दिन। 20 तारीख को देना था, 20 तारीख को देना था, 26 तारीख को दिया है, तो 6 दिन मैंने डिले किया है। तो अब
₹100 पे 18% इंटरेस्ट मुझे 6 दिन के लिए गवर्नमेंट को मुझे जो है ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। आई हैव टू पे along with this ₹100 मुझे इंटरेस्ट भी अब गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, आप अगर टैक्स डिले कर रहे हो, ड्यू डेट पे टैक्स नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है आपसे इंटरेस्ट वसूलेगी, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेबल इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और पार्ट विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड। भले ही आपने आधा पैसा दिया हो जीएसटी या पूरा पैसा नहीं दिया हो, वॉट एवर, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप डिले कर रहे हो तो। 18% पर एनम कैलकुलेटेड ऑन डे वाइज बेसिस। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। अपने केस में 20 तारीख ड्यू डेट थी, मैंने 26 को पे किया, 6 दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, सेम इंटरेस्ट विच इज पेबल ड्यू टू रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये एंड। अगर मैंने मैंने आईजीएसटी का कोई आईटीसी है जो कि मैंने रॉन्गली अवेल किया है, ठीक है, अब और ये आईटीसी मैं यूज कर रही हूँ टैक्स पेमेंट के लिए। ये जो आईटीसी है मैंने यूज किया मेरे टैक्स पेमेंट के लिए, तो मेरे को अब यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देखते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम टू द एक्सटेंट ऑफ आईटीसी विच इज रॉन्गली यूटिलाइज्ड। कैलकुलेशन इट इज डन ऑन 80 डे वाइज बेसिस। सेम 18% पर एनम डे वाइज बेसिस पे। आपने जो है आईटीसी अवेल तो कर लिया गलत तरीके से, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया। मैंने आईटीसी गलत तरीके से ले लिया, लेकिन क्या मैंने वो टैक्स पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया? नहीं। तो क्या मेरे को कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आईटीसी अवेल कर लिया है रॉन्गफुल तरीके से एज वेल एज, एंड जो हमने देखा था, एज वेल एज इट इज यूटिलाइज्ड ऑल्सो, आपने वो रॉन्गफुल आईटीसी से टैक्स पेमेंट भी कर लिया है, तो अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल रिवर्सल डेट। सपोज मैंने 26 को मैंने क्या किया था अपने केस में, मैंने 26 जून को पेमेंट किया था, 26 जून को मैंने पेमेंट किया था। सपोज ये मैंने पेमेंट रॉन्गफुल आईटीसी यूटिलाइज किया था और फिर मैंने पेमेंट कर दिया है, तो अब मुझे ये जो आईटीसी है ये रिवर्स करना पड़ेगा। और ऐसे समझते हैं कि ये जो रिवर्सल है मैंने 30 जून को किया, तो 26 से लेके 30 तक का मेरे को आईटीसी जो मैंने रॉन्गली यूटिलाइज और अवेल किया है उस पे 18% पर एनम डे वाइज बेसिस पे ये इंटरेस्ट लगता है, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अंडरस्टूड? ठीक है, अब लास्ट पार्ट है ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोल रहे हैं ये लोग, अगर जो है सीजीएसटी का आपका कोई आईटीसी है सीजीएसटी का, आपने उसको यूज किया है आईजीएसटी पे करने के लिए। पहले आपने सीजीएसटी के लिए यूज किया रहेगा, वो पूरा एग्जॉस्ट कर लिया रहेगा, उसके बाद आपने उसको आईजीएसटी के लिए यूज कर लिया रहेगा। यहाँ ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो आईटीसी आपने यूज किया है आईजीएसटी के पेमेंट के लिए, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सीजी जो है सीजीएसटी अकाउंट से ट्रांसफर करेगी। कहाँ ट्रांसफर करेगी इसको? आईजीएसटी अकाउंट। क्योंकि आपने आईजीएसटी पे किया है थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट से आईजीएसटी अकाउंट में ये ट्रांसफर किया जाए। सेम अगर कोई आईजीएसटी का आईटीसी है, आपने यूज किया है फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, फॉर पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी, तो जो सीजी है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकाउंट से सीजीएसटी या यूटीजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर कोई आईजीएसटी है आईटीसी, उसको आपने यूज किया है फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, तो एसजीएसटी अकाउंट में वो जो है ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा
कौन करेगा ट्रांसफर? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी। दिस इज ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 9 पेमेंट ऑफ टैक्स वाला रिवीजन। आ, देखो, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स है ये मैं आपको फ्रीली दे रही हूँ, फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। ये सारी नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है। ठीक है, मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।